एक छोटी सी कहानी है जो कि पास्ट लाइफ के बारे में अपना एक छोटा सा पक्ष रखती है। एक छोटे से गांव में एक 12 साल का बच्चा जिसका नाम मणिकरण था, अपने माँ बाप के साथ रहता था। और वो मणिकरण अपने माता पिता के साथ शहर जाता है घूमने के लिए। माता पिता के साथ घूमते समय जब वो किसी बाजार में थे तो वहाँ हड़कंप मच जाता है और मणिकरण अपने माँ बाप से अलग हो जाता है। मणिकरण को धक्का लगता है और वो जाकर कहीं दीवार से टकराता है, जिस वजह से उसके सिर पर चोट आती है और उसकी याददाश्त चली जाती है। और इसी दौरान वो अपने माता पिता से बिछड़ भी जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को अनजान लोगों के बीच में पाता है, और जब वो लोग उसका नाम पूछते हैं तो उसे अपना नाम भी याद नहीं है। तो कुछ अच्छे दंपति थे जो उसे अपना लेते हैं, अपने साथ रख लेते हैं। अब मणिकरण उन नए लोगों के साथ रहने लगा जिन्हें वो अपना माँ बाप मानने लगा, क्योंकि उसे अपना पिछला जीवन याद ही नहीं था। इसलिए उसके लिए अब वही उसके असली माँ बाप थे। और करीब 12 साल बीत जाते हैं। 12 साल के बाद में उस बच्चे को अचानक से याद आने लगता है उसका पिछला जीवन, जब वो अपने असली माँ बाप के साथ यहाँ शहर आया था। अब उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी ये आपको समझना है कि इस समय जो विचार उसके मन में चल रहे हैं कि उसके असली माँ बाप कौन से हैं, जिन्होंने अब तक उसे पाला, क्या वो उसके असली माँ बाप हैं, या जिन्होंने उसे पैदा किया वो उसके असली माँ बाप हैं। इस सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ये बस समझने की बात है, क्योंकि ये स्थिति है उस बालक के, उस बच्चे के मन की। क्योंकि अब उसे अपना असली नाम याद आ गया है। अब तक वो किसी और नाम से अपने नए माँ बाप के साथ रहता था। उसके लिए ठीक ऐसा ही है जैसे वो एक ही जीवन में 2 जीवन जी रहा हो। तो अब उस बच्चे के मन में ये चल रहा है कि जो ये माँ बाप हैं ये भी उसके लिए असली हैं, उसके अपने हैं, इन्हें भी वो नहीं छोड़ना चाहता है। और जो वो माँ बाप हैं उन्हें भी वो नहीं छोड़ना चाहता है, उनके भी वो साथ रहना चाहता है, क्योंकि उनसे वो बिछड़ चुका है। क्योंकि हम लोगों के जो रिश्ते होते हैं ना, वो शरीर के नहीं, इमोशंस के होते हैं। हम लोग इमोशन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो अब वो लगाव जो उसका नए माँ बाप के साथ है, वही उसका पुराने माँ बाप के साथ भी उसको याद आ गया है कि कभी ऐसा था। तो अब दोनों तरफ से, दोनों पक्ष से जो उसको फील हो रहा है, जो उसे महसूस हो रहा है, वो उससे छूट नहीं पा रहा है। यही अवस्था उन लोगों की भी होती है जो अपने पूर्व जन्मों को याद रखते हैं। उन्हें याद रहता है कि पिछले जन्म में क्या थे, कहाँ पर थे। और ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ में यही होता है, वो कोशिश करते हैं कि अपने उस पिछले जन्म के भी जो रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, उनके पास जाएं, उनसे मिलें, उन्हें भी अपने साथ रखें, उनके साथ भी जुड़ के रहें, और साथ ही अपने नए माँ बाप के साथ या नए परिवार के साथ भी जुड़ के रहें। पास्ट लाइफ की थ्योरी को समझने के लिए 4 बेस पॉइंट हैं, जिसकी वजह से आपकी पास्ट लाइफ की थ्योरी के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी। इससे पहले कि आप इस वीडियो के टॉपिक में खो जाएं, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहला पॉइंट है एस्ट्रल बॉडी, यानी कि सूक्ष्म शरीर क्या है और ये कैसे बनता है। और दूसरा पॉइंट है पुनर्जन्म, यानी कि रीइंकार्नेशन। तीसरा पॉइंट है कि लोगों को कैसे उनका पुराना जन्म याद रहता है, उनकी पास्ट लाइफ याद रहती है। चौथा पॉइंट है कि लोग अपने पुराने जन्मों को क्यों भूल जाते हैं। और 5वां पॉइंट मैं देना चाहता हूं आपको इस पास्ट लाइफ की शक्ति को यूज करने के लिए। मेरे कहने का मतलब है कि पास्ट लाइफ को आप समझ पाएं कि कौन व्यक्ति पिछले जन्म में क्या हो सकता है, वो क्या था, तो पॉसिबिलिटीज उसकी क्या है वो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे बिना किसी हिप्नोसिस के, बिना किसी भी अदर टूल के। तो पहला पॉइंट है एस्ट्रल बॉडी, यानी कि सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है। तो सूक्ष्म शरीर बनता है आपकी भावनाओं से, हमारी भावनाओं से, हमारे विचारों से। हम कैसा सोचते हैं, किस तरह के हमारी आदतें हैं, हमारे संस्कार हैं, जो कि बिल्कुल डीप हमारे अंदर बसे हुए हैं। वो संस्कार कुछ इस तरह के हैं, यदि हम सोए हुए भी हैं
और हमसे कुछ सवाल जवाब किए जाएं, तो बिना सोचे समझे भी जो हमारे जवाब होंगे वो हमारे संस्कार हैं, वो हमारी आदतें हैं, और वही बेस है हमारे सूक्ष्म शरीर के बनने का। उसी वजह से हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे भीतर मजबूत होता है, हमारा एक अपना व्यक्तित्व बनता है। अपने ही उस व्यक्तित्व के प्रति, जिसे मैं जानता हूं कि मैं ऐसा ही हूं, वास्तव में मैं ऐसा ही हूं, वो जो मैंपन आता है वो सूक्ष्म शरीर है। टोटल जिस तरह के हमारे बेसिक जो विचार हैं और जैसी हमारी भावनाएं हैं और जैसा हमारे अभी तक के अनुभव हैं, जो शुरू से लेकर अभी तक हमने अपनी लाइफ में किए हैं, उन्हीं अनुभव से हमारा वो सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। जैसा कि पतंजलि योग में भी बताया गया है कि हमारे शरीर के 5 कोश होते हैं। सबसे छोटा और बेसिक होता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश यानी कि जो अन्न हम खाते हैं उससे हमारा ये शरीर बनता है। ये जो स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर है, ये अन्नमय कोश है। और इससे जो सूक्ष्म है, इससे जो हल्का है हमारे और जो भीतर है, वो है प्राणमय कोश। यानी कि ये जो सांस हम ले रहे हैं, विचार जो आ रहा है हमारे मन में, पूरे शरीर के अंदर जो हम अपनी एनर्जी को महसूस करते हैं, प्राणों को महसूस करते हैं। अगर सांस बंद कर लें तो लगता है कि बस अब दम निकल गया। तो ये है प्राणमय कोश। और तीसरा होता है मनोमय कोश। मनोमय कोश यानी कि मन से जुड़ा हुआ कोश। हम अपने मन में जो भी विचार करते हैं, जो भी भावनाएं होती हैं, सब हमारे मन में होती हैं। जो भी अनुभव होते हैं सब कुछ हमारे मन में होते हैं। तो मनोमय कोश ये काफी सेंसिटिव कोश होता है। ये हमारे भावनात्मक रूप से हमें बनाता है। हमारी किस प्रकार की भावनाएं हैं ये इसी पर निर्भर करती हैं, या फिर यूं कहें कि जिस प्रकार की हमारी भावनाएं हैं उसी प्रकार का हमारा मनोमय कोश बन जाता है। चौथा होता है विज्ञानमय कोश, जो कि इस मनोमय कोश से ऊपर उठकर होता है। विज्ञानमय कोश में हम मन से भी ऊपर उठ जाते हैं। वहां पर मन की कोई स्थिति नहीं होती है, मन से हम परे जा चुके होते हैं। हम हर व्यक्ति में, हर वस्तु में अपने आप को ही देखते हैं, अपने आप को ही देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि सब जग मुझ में है और मैं हर जगह हूँ। और पांचवा है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश जहाँ पर मेरे मैंपन का भी मुझे आभास नहीं रहता है, फिर भी कहीं ना कहीं पर मैं हूँ, इसकी एक छाप, इसकी एक परछाई सी रह जाती है। वो होता है आनंदमय कोश। तो जो इसमें तीसरा जो कोश कहा गया है मनोमय कोश, जब शरीर की मृत्यु होती है, ये मनोमय कोश ही है जो कि सूक्ष्म रूप में एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो ये था सूक्ष्म शरीर का उदाहरण। सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है, सूक्ष्म शरीर क्या होता है। दूसरा पॉइंट आता है रीइंकार्नेशन, यानी कि पुनर्जन्म। अब पुनर्जन्म कैसे होता है? तो जैसा कि हमने कहा था कि जब सूक्ष्म शरीर उस पहले शरीर से अलग हो जाता है, उस शरीर की मृत्यु के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर ही है जो हमारी भावनाओं को, हमारे संस्कारों को लेकर, हमारे कर्मों के प्रभाव को लेकर अगले शरीर तक जाता है, अगले जन्म तक जाता है। इसी वजह से कर्मों का सिद्धांत चला है कि जो पुराने जन्म में, जो पिछले जन्म में आपने किया है, वो अगले जन्म में भी आपको भुगतना पड़ेगा। अपने कर्मों का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो एक यही रीजन है, क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर है जो इन कर्मों को, अपने संस्कारों को साथ लेकर चलता है, उन्हें भूलता नहीं है। तो ये सूक्ष्म शरीर जब नया शरीर ढूंढता है, अपने विचारों से मिलता जुलता, अपनी एनर्जी से, अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से मिलता जुलता एक परिवार ढूंढता है, एक शरीर ढूंढता है, एक गर्भ ढूंढता है। तो ऐसा गर्भ जब उसे मिल जाता है, चाहे उसको कितना ही समय लगे, वो उस गर्भ को अपना लेता है और वहां से फिर वो दोबारा से जन्म लेता है और अपने जो भी पुराने कर्मों करके आया है और जो भी विचार, जो भी छूटे हुए कर्म उसके रह गए थे, या जो फल
उसके रह गए थे उसे वो करने और भोगने के लिए आता है। जीवों को वैसा ही जीवन मिलता है जैसा कि उन्होंने पिछले जन्म में जिया है। लेकिन जो जीव अपना उद्धार चाहते हैं, अपने आप को इस जन्म और मरण के चक्र से छुटाना चाहते हैं, तो वो हर बार एक स्टेप ऊपर चढ़ जाते हैं। वो पिछले जन्म में जो कुछ भी उन्होंने किया है, अंत समय जो भी उनकी मति थी, जो भी उनके ध्यान में था कि उनको कैसा परिवार या कैसा व्यवहार, वातावरण इस जन्म में मिला, और उनको अपनी जो यात्रा है, जो आत्मा की यात्रा है, उसे पूरा करने के लिए अब किस तरह का परिवार चाहिए, तो एक चॉइस उनके पास भी होती है। क्योंकि अंत समय उनकी ऐसी मति है कि वो थोड़ा सा और अच्छा परिवार चाहते हैं, उस तरह का परिवार मिले जहां पर वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सके, अपने आप को पहचान सके। तो वो ऐसे परिवार का चयन करता है, ऐसे गर्भ का चयन करता है जहां पर उसके संस्कारों में और वृद्धि हो, ऐसे संस्कारों में जिससे उसकी परम गति हो सके। तीसरा पॉइंट है कि लोगों को अपना पिछला जन्म कैसे याद रहता है। इसके पीछे का कारण है इमोशंस, यानी कि भावनाएं। आप भावनात्मक रूप से कितने कमजोर या प्रभावशाली थे, उसका प्रभाव आपका अगले जन्म तक आता है। आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो भावनात्मक शरीर ही है, भावनाओं से ही बना हुआ है, आपके अनुभवों से ही बना हुआ है, और उसी ने दोबारा जन्म लिया है। तो बहुत संभव है कि आपको अपने पुराने जन्म की बहुत सारी बातें याद होंगी। तो सीधा सीधा सा रीज़न है कि पिछले जन्म में जिस प्रकार की आपकी शक्ति थी, जिस प्रकार का आपका ऑरा था, उसी प्रकार का आपने गर्भ इस बार स्वीकार किया है। यानी कि मिलती जुलती शक्ति में ही आप गए हैं, मिलते जुलते विचार हैं। तो जहाँ चीज़ें मिलती जुलती होती हैं वहाँ पर बहुत आसान होता है आपको जहाँ पुराना जन्म याद आ सके। तो एक ये भी रीज़न है। और दूसरा कि जैसे मैंने बताया कि भावनात्मक रूप से आप कितने प्रभावशाली हैं, कितना आपका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण है, या कितनी गहराई तक आप अपनी भावनाओं में बह सकते हैं और उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। संभव है कि आप अपने पुराने जन्म में, अपने पिछले जन्म में आपने बहुत ही गहरी भावनाओं को महसूस किया हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो। ये इमोशनल होना भी आपका एक संस्कार है। तो ये संस्कार आपके साथ अगले जन्म तक आया है, और ये जो इमोशंस हैं ये खुद में अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये आसानी से आपको छोड़ते नहीं हैं। और ये इमोशंस ही हैं जो आपको आपके पुराने जन्म को याद दिलवा सकते हैं। आपके इमोशंस आपको संसार से जोड़ते हैं, आपको हर उस चीज़ से जोड़ते हैं जिसके साथ आपका ज़रा सा भी लगाव है। ये इमोशंस ही हैं जो आपको इस संसार से अलग नहीं जाने देते, मुक्त नहीं होने देते। चौथा पॉइंट है कि लोग अपने पास्ट लाइफ को कैसे भूल जाते हैं, जिसके लिए बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें से कुछ एक रीज़न मैं बताता हूँ। पहला रीज़न ये है कि ये आपका नया जन्म है, नया शरीर है, नया दिमाग है। तो जिस दिमाग में, जिस शरीर में आप रह रहे हैं बचपन से लेकर आज तक, तो उस दिमाग ने अपने पुराने जन्मों के जितने भी लोग हैं, परिवार हैं, उनको कभी नहीं देखा है। उस शरीर ने, उस दिमाग ने कभी नहीं देखा है। इसीलिए उसके अंदर, इस नए शरीर के अंदर, नए दिमाग के अंदर वो चित्र ही नहीं है, वो अनुभव ही नहीं है कि वो अपने पुराने जन्म के किसी चीज़ को पहचान सके। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हैं किसी से भी, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं, पिछले जन्म में जो कुछ भी हुआ हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि इस जन्म में भी आप अपने न जाने कितने मित्रों से मिल चुके हैं और बिछड़ चुके हैं, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस किस से मिले थे और किससे आप बिछड़ चुके हैं। आपके विचार ऐसे हो सकते हैं कि हाँ ठीक है, अगर भविष्य में कभी मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये अगर आपकी पर्सनैलिटी है तो आप डेफिनेटली अपना पुराना जन्म भूल चुके होंगे, क्योंकि आपको उससे मतलब नहीं है, आप इमोशनली उन सब चीज़ों से डिटैच हैं। लोग अपने
पुराने जन्म को, अपने पिछले जन्म को क्यों भूल जाते हैं? एक तो भगवान ने ऐसा बनाया ही है। मान लीजिए मैं अपने पिछले 10 जन्मों से लगातार एक नए परिवार में पैदा होता आ रहा हूँ और मुझे अपने सारे पिछले 10-12 जन्म याद हैं। अब मेरे दिमाग की हालत क्या होगी आप खुद सोच के देखिए कि मुझे अपने वो 10 के 10 माता पिता याद हैं, 10 के 10 जन्मों में जो भाई बहन थे, रिश्तेदार थे, वो सब याद हैं। और मैं यहाँ पागल हो रहा हूँ ये सोच के कि अब मैं रहूँ किसके साथ में, मैं तो उसको भी लेना चाहता हूँ, मैं उसको भी लेना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको वो स्टोरी सुनाई थी उस बच्चे की, मणिकरण की, कि वो अब उसकी हालत है कि वो नए माँ बाप के साथ रहे या पुराने के साथ रहे। तो उसका तो ये एक ही जन्म था, लेकिन ये थ्योरी यहाँ पर समझने में काम आती है कि मुझे अगर 10 जन्म याद हैं तो मैं 10 के पीछे भागने लगूंगा, क्योंकि मैं इमोशनली वहाँ पर टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आएगा मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि इस जन्म में जिस माँ बाप से, जिस परिवार से मेरा जो रिश्ता है, ठीक वही रिश्ता, उतना ही मजबूत रिश्ता मेरा पिछले जन्म में उनसे भी था। और जैसा कि मैंने कहा कि शरीर का रिश्ता नहीं होता है, रिश्ता इमोशंस का होता है। तो मेरे तो उन सभी के साथ इमोशन उतने ही स्ट्रांग रहे हैं, तो मैं उनमें से किसी को नहीं भूल पाऊंगा। तो भगवान ने इसीलिए व्यवस्था की है कि हम लोग हर जन्म में अपने उस पुराने जन्म को भूल जाएं और आगे की तरफ जो हमें टास्क दिया गया है, अभी जो लाइफ दी गई है, हम उसकी ओर आगे बढ़ें। हमारे संस्कार जो हमारे अंदर आते हैं, एक वो हमारा बेस रहता है। उन संस्कारों के आधार पर हम अपनी जो जीवन यात्रा है उसको चलाते हैं, उसको बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं हम जितना जल्दी हो सके इस जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाएं, जितना जल्दी हो सके यहाँ से मुक्त हो जाएं। आशा करता हूँ कि पास्ट लाइफ की थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं और आपको अंडरस्टैंडिंग अगली वीडियो में शेयर कर सकता हूँ। पांचवा पॉइंट है सेल्फ इमोशंस के बारे में। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए और आप अपने आप में खुद भावनात्मक भी होने चाहिए। कहने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल भी करना जानते हो। अगर ये दोनों चीज़ें आप में हैं या आप डेवलप कर सकते हैं तो आप इजीली किसी की भी पास्ट लाइफ को समझ सकते हैं। क्योंकि जब सूक्ष्म शरीर ही है जो कि खुद इमोशंस का बना हुआ है, भावनाओं का बना हुआ है, तो उस भावनात्मक शरीर को समझने के लिए आप में खुद में वो क्वालिटी होनी चाहिए। तभी आप सामने वाले का या खुद का पास्ट लाइफ समझ पाएंगे। खुद भी आपको डूबना आता हो और डूबने के बाद भी आप उस गहराई से अपने आप बाहर आ सकें, वो क्वालिटी भी आप में होनी चाहिए। सांसों पर ध्यान कीजिए, आप त्राटक कीजिए, जहाँ पर आपका मन लगभग शून्य स्थिति प्राप्त करने लगे। जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, बस आप दृष्टा बन के शांति से बैठ जाएं और अपने विचारों को आता और जाता हुआ देखते रहें। धीरे धीरे आपके विचार कम होने लगेंगे। फिर उन विचारों के बीच में जो खालीपन आ रहा है, जो गैप आ रहा है, आप उस गैप को नोट करना शुरू करें कि कितनी देर तक आपको खालीपन में रहते हैं। तो ये एक तरीका है ध्यान में आगे बढ़ने का और इस शक्ति को अर्जित करने का। और ज़्यादा जानकारी के लिए, चाहे वो ध्यान के लिए हो या पास्ट लाइफ के लिए हो या कर्मों के किसी सिद्धांत के बारे में हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपनी अगली वीडियो में जिस चीज़ के लिए मेरे पास, जिस टॉपिक के लिए ज़्यादा कमेंट रहेगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर आपको शेयर की जाए। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और अपने मित्रजनों को, रिश्तेदारों को शेयर भी करें, ताकि उनकी भी पास्ट लाइफ के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो सके। धन्यवाद।